नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला। सीधी बात में आज बारी है एनडीए संयोजक जॉर्ज फर्नांडिस की। जॉर्ज नहीं रहे। कभी तो वो नागपुर में आरएसएस के दरवाजे खटखटाते रहते हैं और कभी उमा भारती के साथ बिहार की राजनीति पर चर्चा करते रहते हैं। आइए इन्हीं सभी मुद्दों पर नए जॉर्ज से करते हैं पुराने जॉर्ज के बारे में सीधी बात। जॉर्ज, आपका सीधी बात में बहुत महीनों बाद स्वागत है। धन्यवाद। पर मेरे को एक बात आपसे थोड़ी शिकायत है। वो जॉर्ज जो 1977 में हमने देखे, जो हम सबों के रोल मॉडल थे, लगता है आपकी आवाज, जिसको बिहारी लैंग्वेज बोलते हैं ना, बोलती बंद क्यों हो गई आजकल? नहीं, बिल्कुल ही बंद नहीं हुई है। या उम्र का असर है? ना मेरे ऊपर उम्र का असर होता नहीं है और ना ही मेरे बोली पर किसी प्रकार का असर होता है। हम जैसे थे वैसे ही हैं। तो कभी आप आरएसएस के दफ्तर चले जाते हैं, कहीं कहीं और बैठ जाते हैं, भटके हुए लगते हैं, जैसे आप अपने भटक गए कहीं। जो आपकी एक आइडियोलॉजी थी, जो सिद्धांत थे, उसके बारे में जॉर्ज फर्नांडिस जो हैं 70s के, वो जो रोल मॉडल है ट्रेड यूनियन के और दिव्यांग लोगों, वही आइडियोलॉजी है और वही सब कुछ है। पर ये नागपुर में जाना भी वही आइडियोलॉजी का एक हिस्सा था क्या? नहीं, जब जहाँ कोई एक समस्या निर्माण होती है वहां जाना कोई अपराध नहीं है। नहीं, आप समस्या तो वो तो उनका पारिवारिक झगड़ा है संघ परिवार का, उसमें आप कौन बीच में फंस गए जाकर? पारिवारिक झगड़ा अगर हम लोगों को परेशानी में डाले तो फिर मेरा कार्य होता है कि मैं जाऊं और उसको ठीक करूं। पर आप करा नहीं पाए ना? वो ठीक है, मगर प्रयास तो किया, इससे मुझे समाधान है। तो आप कह रहे हैं कि आपको भी परेशानी थी उस झगड़े में? अगर अडवाणी और आरएसएस का झगड़ा हो रहा था, उसमें जॉर्ज फर्नांडिस भी परेशान नहीं, जॉर्ज फर्नांडिस के तौर पर नहीं, बल्कि एनडीए के कन्वीनर के तौर पर मुझे बहुत ही परेशानी थी। क्या लगता था आपको, क्यों परेशानी थी इसमें? इसलिए कि अगर ये मामला कुछ ऐसे निकल जाए और अगर हम लोगों का संगठन को यानी एनडीए को कुछ हानि हो जाए तो उससे बहुत परेशानी हम लोगों को झेलनी पड़ती है। कल अडवाणी होंगे, वहाँ मनकैया होंगे, आपको तो भारतीय जनता पार्टी से डील करना है, व्यक्ति से तो आप जॉर्ज फर्नांडिस तो डील नहीं करते ना? नहीं, व्यक्तियों से डील करने की बात नहीं। यहाँ पर हमारे एनडीए के एक मजबूत जो और सबसे मजबूत जो लीडिंग पार्टी है, तो उसके साथ जब कोई भी टकराव होता है किसी का भी, तो फिर हम तो ये मानते हैं कि मुझे उसमें उसको दूर करने के लिए अगर कोई काम हम कर सकते हो तो वो करना चाहिए। तो आपका मिशन ये था कि भारतीय जनता पार्टी को बचाना या अडवाणी जी को बचाना या एनडीए को बचाना? मेरा मिशन था एनडीए को बचाना, और अगर मैं गया वहां पर तो वो उनके बुलावे पर। यानी कि आरएसएस के नेताओं ने आपको बुलाया था, आइए आप? जी हाँ, सुदर्शन जी ने बुलाया था। सुदर्शन जी का टेलीफोन आए थे 2 दिन लगातार, जब मैं दिल्ली में नहीं था जी। जब मैं दिल्ली पहुंचा तीसरे दिन और देखा कि उनके फोन 2 दिन आए थे, तो मैंने उनको फोन लगाया। जब मेरा फोन हुआ तो वो उस समय शायद कहाँ बाहर थे, और आगे फिर उनका फोन आया और मैंने उनसे कहा, वो बोले हमसे कि हम लोगों को कुछ बातें करनी है। तो मैंने कहा तो मैं कल आ जाऊंगा सुबह, और मैं चला गया। और वो पहले बार मेरे लिए हो नहीं रहा था। हम तो अनेक बार मिले हैं, साथ रहे हैं, एक साथ खाना खाए हैं। तो जॉर्ज फर्नांडिस में जो आपने कहा कि आपको उन्होंने बुलाया था, इसलिए बुलाया कि क्योंकि उनको लगता था जो कुछ हो रहा है एनडीए में या बीजेपी में, उसमें आप उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो सीधी बात कर नहीं पा रहे थे अडवाणी जी, तो आपको माध्यम बना करके वो जाना चाहते थे वहाँ। क्या ये तो ये आपकी कल्पना है। मेरे लिए एनडीए की समस्या थी, तो उस समस्या को हल करने के लिए मुझे जो भी करना जरूरी था वो मैं कर। ये तो वही बात हो गई, जैसे आप कहते हैं हम पाकिस्तान और भारत के रिश्तों में थर्ड पार्टी इंटरवेंशन नहीं मानेंगे, इसमें थर्ड पार्टी इंटरवेंशन आपने मान ली। उनका झगड़ा आरएसएस वाले आ गए बीच में, तो आपको उन्होंने क्या कहा कि वो खुश हैं आपसे, एनडीए से नाराज हैं या बीजेपी से नाराज हैं? नहीं, हम तो किसी से भी नाराज नहीं है। नहीं, वो सुदर्शन जी ने क्या कहा? उनका नाराजगी तो मैंने पूछा नहीं उनसे। आपसे बातचीत की उन्होंने ना? हाँ, बातचीत जो हुई तो उनके और हमारे बीच में थी। कभी शाखा वहां जाकर के? हम तो कभी शाखा में गए नहीं है, लेकिन एक आध बार देखे हैं दूर से। हाँ, देखे, इसलिए शाखा तो अटेंड करने गए नहीं थे नागपुर, आप राजनीति डिस्कस करने गए थे।
हाँ, हम अब हमारी जो समस्या थी उसको डिस्कस करने के लिए गए थे। हाँ, तो उन्होंने आपको कहा, शिकायत की आपको कि अडवाणी जी ने ये ठीक नहीं कहा, या आपने ठीक नहीं किया, एनडीए सरकार ठीक नहीं चलाई आप लोगों ने? जी हाँ, हम दोनों में भी जो बात हो गई ना, तो उसको मैं सार्वजनिक बोलना नहीं चाहता हूँ। नहीं, आपने तो सॉरी, मैं उनका प्रिंसिपल क्या था, मैं नहीं कहता स्पेसिफिक क्या बात थी उनकी। कुछ एक तो होगी, कुछ आपसे बात जो की, कुछ तो कहा होगा कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। डायरेक्शन तो आपको दे नहीं सकते, जॉर्ज फर्नांडिस किसी के डायरेक्शन तो लेते नहीं। नहीं, ये तो बात तो उनके और हमारे बीच की बात थी, वो तो बोलनी नहीं है। मतलब आपको ये दुख नहीं है कि आप जिस मिशन पे गए थे वो फेल हो गया आपका मिशन? मुझे समाधान है कि हम प्रयास किए, अगर नापास हुए तो ये मेरा दुर्भाग्य है। तो उसके बाद उमा भारती ने कहा कि आप क्यों पढ़ते हैं उनके झगड़े में, उसके बाद सुषमा जी ने भी कहा आप क्यों पढ़ते हैं झगड़े में, हमारा पारिवारिक मामला है। तो आपको लगा कि गलती हो गई आपसे? नहीं, हमको ऐसा कुछ नहीं लगा। उमा बहुत सालों से मैं उनको जानता हूँ, संसद में, संसद के बाहर, और वो चुनाव का मामले को हमसे चर्चा करने के लिए आई थी। वो तो बाद में आई ना, पहले तो आपको उसने स्टेटमेंट दिया, आपके खिलाफ बोला, हाँ, लेकिन आपने माफ कर दिया। नहीं, माफ करने की क्या जरूरत, घर के भीतर की बातें जब होती हैं तो उसमें माफ करने का कहाँ सवाल है। और अपनी पार्टी में तो लोग आपसे नाराज होंगे कि आप क्यों गए वहां पर। मेरे ख्याल से किसी ने भी नाराज नहीं होना चाहिए, ना मेरा पार्टी ने, ना बाहर से भी किसी ने, क्योंकि आरएसएस अपनी जगह पर है, बीजेपी अपनी जगह पर है, एनडीए अपनी जगह पर है, और जब ये सब एक किसी परेशानी में पड़ जाते हैं तो हर व्यक्ति ने प्रयास करना चाहिए कि भाई ऐसी परेशानियां दूर की जाएं। तो ये जो आ रहा था, इससे संकट जो पैदा किया आपने, लगता था आपको, ये लगता है कि अडवाणी जी के बिना एनडीए अपंग हो जाता, ऑर्फन हो जाता, इट वुड लॉस्ट इट्स रेलेवेंस? मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा था, लेकिन मुझे ये लगा था कि कांग्रेस पार्टी को बल मिलेगा और हम लोगों को, हम तो कुछ कमजोर हो सकते हैं। पर उसमें तो मैंने कमजोर होते, अडवाणी जी के जाने से कमजोर हो सकते हैं, या जो कुछ भी परिवर्तन होगा? एनडीए कमजोर होना यानी कांग्रेस को शक्ति मिलना, मेरी ये दृष्टि थी। अब आज आप देखते हैं, रेट्रोस्पेक्टिवली देखते हैं अगर आपको, तो आपको लगता है कि कमजोर हुई ना एनडीए इस झगड़े में से? नहीं, अभी तो उभर के बाहर आई है, पार्लियामेंट शुरू होना है और इस बार पार्लियामेंट में देखिएगा एनडीए कैसी है करके। आप तैयार हो रहे हैं, पार्लियामेंट में क्या करने वाले हैं? तैयार हो चुके हैं, हो रहे हैं, नहीं हो चुके हैं। पिछली बार तो बाइकआउट किया था आपने। वो तो पार्टी का बॉयकॉट था। तो अब क्या लगता है कि पार्लियामेंट जब मंडे को होगी, उसमें आपको क्या लगता है कि आप बाइकआउट करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो क्या झगड़ा करेंगे वहाँ? हाँ, वही करना है। झगड़ा करना है? झगड़ा यानी वाक झगड़ा है वो। मतलब आपका अटैक किसके ऊपर होगा? सरकार के ऊपर होगा, सीपीएम के ऊपर होगा, सोनिया गांधी के ऊपर होगा? व्यक्ति का बात नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन जहां भी कोई गलत काम हुआ है तो वहां उसका सामना करने के लिए जो भी करना है वो, और जो भी बोलना है वो बोलेंगे। तो आप बाइकआउट नहीं करके अटैक करने जा रहे हैं सरकार के ऊपर, पर टारगेट कौन हो गया? क्योंकि हमेशा आप जॉर्ज फर्नांडिस के सामने टारगेट होता है हमेशा। तो वो तो आपको मालूम हो जाएगा। मेरे को लगता है आपके पास है नहीं अभी टारगेट। टारगेट बिना हम तो कभी रहते ही नहीं है। टारगेट आपसे मैं पूछूंगा पर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं एनडीए कन्वीनर जॉर्ज फर्नांडिस से। जॉर्ज साहब बताए, बहुत सारे इश्यूज हम उठाएंगे। इशू है क्या? इतनी अच्छी सरकार चल रही है, इतनी अमेरिका में उनकी इज्जत हुई है, इकॉनमी, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ रहा है, करप्शन वो कहते हैं आपके मुकाबले, आपकी सरकार के मुकाबले कम है, तो आपको कोई इशू तो है नहीं? इश्यूज तो बहुत हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ना, स्टॉक मार्केट 7400 तक पहुंच गई, कोई स्कैम बड़ा नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट हम लोगों ने ऊपर लाकर छोड़ दी थी उनके लिए। हाँ, तो वो उससे ऊपर ले गए। तो और ऊपर ले गए तो वो नहीं ले गए, वो तो जो लोग वो बाजार में खेलने वाले हैं वो तो वो उठाकर ले जाते। आपको क्या लगता है सरकार के खिलाफ सबसे बड़ा गलत काम क्या है जो आप उठा सकते हैं? ये सरकार एक दिशा में जा ही नहीं रहा है। एक तरफ मार्क्सवादी हैं, एक तरफ कांग्रेसी हैं, और फिर बीच में और कई हैं। और कई कौन है? और कहीं चुटपुट हैं। लेकिन जिस तरह से इनका गवर्नेंस हो रहा है, उसको अगर कोई गवर्नेंस बोलेगा तो फिर हमको फिर एक बार किताब हाथ में लेकर सीखना होगा। स्पेसिफिक जैसे आपके खिलाफ उन्होंने केसेस कर दिए, अडवाणी के खिलाफ केसेस कर दिए,
तब आपके सारे चल रहे हैं, तो इसका मतलब आपके पास कोई मुद्दा ऐसा नहीं है जिससे आपको लगे कि अपोजिशन अभी जिंदा है। जॉर्ज फर्नांडिस अभी में वही कड़क आवाज है जो पहले होती थी, जब खड़े होते जॉर्ज फर्नांडिस खड़े। तो वो आप सुनेंगे 25 तारीख से सुनेंगे। नहीं 25 तारीख को सुनेंगे, मेरे को इश्यू तो बताइए ना कौन सा है। तो आपने बताया कि अनेक मुकदमे दायर हुए हैं। ना तो वो तो आपको अपने आप को डिफेंड करना है, आपके खिलाफ मुकदमे किए या अडवाणी के खिलाफ किए या किसी और के खिलाफ किए। सभी तो मुकदमे जो उन्होंने किए हैं, मुझे उसमें इतना नुक्स दिखाई दे रहा है कि वो स्पष्ट हो जाएगा जब संसद में मामला आ जाएगा। तो आप संसद में अपने जो खिलाफ मुकदमे उसके बारे में कुछ भंडाफोड़ करने वाले हैं आप? नहीं, हमारे खिलाफ जो मुकदमे हैं 30 हैं करके वो ऐलान करते हैं हर दिन। तो हम इतना बड़ा अपराधी हो गए हैं कि 30 मुकदमों का हमको बचाव अपना करना है। लेकिन मेरे साथ उनको और कई 100 लोगों को अदालत में खड़ा करना होगा, क्योंकि जो भी उनके तथाकथित आरोप है हमारे ऊपर कि करगिल के समय जो चीजों को खरीदा था, तो जो भी खरीदा था वो तो सेना के कहने पर खरीदा था, और सेना ने उसी चीज को मांगा था जो वो जानते थे उनको क्या चाहिए। और इस पर अगर कोई उसके ऊपर बैठकर कहता हो कि ये सारे तुमने गलत किया, तो फिर इन लोगों को सेना अपने हाथ में लेकर सेना को दूसरे किसी काम में लगाना चाहिए। केस चलाना चाहिए तो जनरल्स के ऊपर चलाना, जिन्होंने ऑर्डर किया। आप ये कहना चाहते हैं? बात तो वही है, और जनरल के ऊपर नहीं, जो शुरू करता है जहां से क्लर्क से जो भी प्रपोजल आता है, जो जी हाँ, जो जहां से शुरू होता रिक्वायरमेंट जी हाँ। तो आपका मतलब ये एक्शन जो है डिफेंस सेक्रेटरी से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक सबके ऊपर केस होना चाहिए। हाँ। डिफेंस सेक्रेटरी के नीचे फिर जनरल तो निकल गए ना, तो नीचे नहीं, वो भी है, वो भी उसमें, क्योंकि ट्रायल करना, टेस्ट करना, मांग करना, उसका इस्तेमाल करना, वो तो उसका काम है। तो आपके कहना ये चाहते हैं कि जिन लोगों ने ये मांग की केसेस उनके ऊपर भी चले अगर आपके ऊपर चलते हैं तो? नहीं, सबके ऊपर चलना ही चाहिए। अदालत तो केवल ये मेरे ऊपर केस करके नहीं चलाएगी, हम तो आखिर को आ जाएंगे उसमें। इन लोगों को, ये कौन, इनके ये कानून मंत्री कौन है, इनको इतना उसको मालूम नहीं है? पैसे बर्बाद हो रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं? वकीलों को खिलाने के लिए। आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये केसेस चले तो इसके ऊपर आर्मी के ऊपर भी असर होगा, आर्मी डिमोरलाइज होगी, उनके लोग भी फंस जाएंगे, उनको भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये कह रहे हैं ना आप? नहीं, उनकी क्या ये मान्यता है कि इसमें कोई फंसने लायक चीजें आर्मी ने खरीदी हैं? क्या इन लोगों ने देखा है? तो आपको नहीं, ये लोगों ने तो उनके ऊपर, उनके बारे में बात ही नहीं की ना। इन लोगों को तो जॉर्ज फर्नांडिस शिकार में हो ना। हाँ, दोनों। हाँ? तो उन्होंने, जिन्होंने खरीदा है उनके ऊपर कोई, इसका मतलब आप कहना ये चाहते हैं अल्टीमेटली आर्मी के ऊपर अटैक है ये? हाँ, और ये उनको मालूम नहीं है। जैसे इनके जो वो क्या, वो सैक्रिफाइसर जो है, इन्होंने जब कौन सा वो Which one? सैक्रिफाइस की हुई एक ही व्यक्ति है ना उनमें वो सोनिया जी जिसका नाम है। हाँ। हाँ। तो उन्होंने ताबूत जवानों का खून हम सब लोग पीकर पैसे बना दिए, ये सारी बातें चलाई थी ना। और जब सरकार आ गई उन लोगों की, और प्रधानमंत्री को उनका मैंने पत्र लिखकर कहा कि महीनों तक नहीं, सालों तक ये तमाशा चला आपके सैक्रिफाइसर ने, हालांकि उन्होंने सैक्रिफाइस कुछ नहीं किया है, उनको बुलाया नहीं था। ये भी एक झूठ चला है कि उनको बुलाया था और उन्होंने ना कहा। तो खैर उसको छोड़िए, उनका नाम नहीं लेते आजकल? कभी नहीं लेते हैं, हमने कभी नहीं लिया है। तो मैंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा कि अभी आप जांच कराइए, लेकिन आज तक जांच नहीं हुई। 1 साल से ज्यादा समय हुआ। FIR तो हो गई ना, सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, आपसे इंक्वायरी अभी किसी ने नहीं की? मुझसे आपसे कोई पूछे नहीं आया अभी तक? नहीं, कोई सीबीआई का ऑफिसर कोई नहीं आया, कुछ नहीं है ना। तो ये लोग क्या सरकार चला रहे हैं क्या? ये तो सरकार चलाने वालों का और देश को बनाने वालों का ये दिमाग इस तरह से चलता है क्या? तो आपको इसके अंदर क्या लगता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा हो रहा है? ये तो हर सरकार करती है। और क्या, दूसरा कुछ इनको आता ही नहीं है। पर सरकार तो फिर भी अच्छी चल रही है। सरकार कहाँ अच्छी चल रही है, ये तो दिख जाएगा। क्योंकि आप जैसे लगता है चुनाव में कौन सा चीज इन लोगों ने पूरा किया है?
कितने वचन दिए थे तो कौन सा वचन इनका पूरा हुआ? जैसे कि कहा गया कि एक एक व्यक्ति को, हर घर का एक एक व्यक्ति को रोजगार दिया जाएगा, तो कहाँ है वो रोजगार? इस पर नजर नहीं जा रही है। Who runs the government according to you? The sacrificer, the CPM, or what? From my knowledge, it is the sacrificer. She runs the government. Yeah. तो आपने तो छोड़ दिया था अपने 6 साल में, आपको तो उनके खिलाफ कुछ मिला नहीं। वो तो एक बात है, गलती थी उस पर हाँ गलती बहुत रही। आपने छोड़ दिया, उनको गलती की ना, ये बहुत गलती रही। इसके लिए तो रिग्रेट। फिर क्यों छोड़ा था आपने उनको? कुछ नहीं था ना उनके खिलाफ? बहुत था। फिर दया क्यों आ गई आपको उनको? और बहुत है। और फिर तो आप पेश भी नहीं करते जो कुछ था या था, तो उसका दया क्यों आ गई? आपने क्यों माफ कर दी? नहीं, मुझे नहीं दया आई थी। किनको आई थी? प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री को भी मेरे ख्याल से नहीं आई थी। तो उनके दफ्तर वालों को आ गई थी? हो सकता है। अब जब चुनाव, जब इतने सारे कुछ हो गया, तो उसमें लगता नहीं है कि आपको अभी तक चुनाव में आप जीत नहीं पाए वहां बिहार में? अगर इतनी बुरी सरकार होती तो आप जीतते। वहां पर लालू फिर भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गए, आप सेकंड लार्जेस्ट पार्टी हो गए। तो आपको लगता है कि अभी तक आपके पास कोई विनिंग फॉर्मूला नहीं है? बराबर विनिंग फॉर्मूला है, तब भी था, लेकिन कुछ कमजोरियां हमारे भीतर ही रही। जिस तरह से वो अभियान हम लोगों का चला, तो उस अभियान के साथ हमारे जो उम्मीदवारों का चयन आदि सब ठीक ढंग से होता, तो फिर ये स्थिति नहीं हो जाती। तो मैं छोटे सवाल से पड़ा उठ दूंगा, आप इस बार रामविलास पासवान को अपने साथ लाने की कोशिश करेंगे कि नहीं? रामविलास ने मुझे ये कहा कि जब हम अस्पताल से बाहर आएंगे और दिल्ली पहुंच जाएंगे तब हम लोग मिलेंगे। तो अभी मिलेंगे हम लोग। अच्छा, मिलेंगे तो वो तो कहेंगे बीजेपी छोड़ दीजिए, आप छोड़नी पड़ेगी बीजेपी आप? नहीं, वो सब देखें, ऐसी बातें। पॉसिबिलिटी ये है कि आप चुनाव उनके साथ मिलकर लड़ें और बीजेपी आपको बाहर से समर्थन दे? नहीं, ऐसा तो चुनाव नहीं लड़े जाते। चुनाव लड़े नहीं जाते मतलब आप बीजेपी को सैक्रिफाइस कर देंगे उनके साथ जाकर के कि नहीं? नहीं, उनकी पार्टी के लोग तो आपने सब ले लिए। नहीं, ये सरकार बनाते समय समर्थन की बात कही जाती है। पोस्ट इलेक्शन की बात कर। हाँ, वो कंसिडरेशन हो सकता है उस वक्त जब देखेंगे। हाँ, लेकिन चुनाव में ऐसा नहीं होता है। तो चुनाव के दौरान जो आपने रामविलास पासवान के लोग ले लिए, ऑल दोस बाहुबलीज, तो आपकी रेपुटेशन तो वही होगी जो बाकी किसी आपने जिनको क्रिटिसाइज किया कि गुंडे लोग हैं, ये लोग हैं, वो लोग हैं। तो आपको लगता नहीं गलत फैसला हुआ कि उन लोगों को नहीं लेना चाहिए था? अब उनको सुधारने का कोशिश करनी होगी। आप लगता नहीं क्रिमिनल को टिकट नहीं देनी चाहिए, इसके ऊपर आपका कोई स्टैंड नहीं है? नहीं, क्रिमिनल को सीट नहीं देनी चाहिए मुझे। मैं तो आज से नहीं, जमाने से बोलता रहा हूँ। तो अब तो पार्टी के अध्यक्ष है ना, इनमें से जो आपके साथ आए हैं, चुन के गए थे, उनमें से खिलाफ चार्जशीट है सबके खिलाफ, तो आप उनको टिकट देंगे कि नहीं देंगे? चूंकि ये बात उनको कहकर लाया गया है कि टिकट मिल जाएगी, तो फिर वो शब्द जो दिया है उसका पालन तो होना ही चाहिए। राजनीति में ये सब कंप्रोमाइज करने पड़ते हैं, आपको भी, जॉर्ज को भी करने पड़ते हैं। हाँ, होता है। आखिर कंप्रोमाइज आप क्या करेंगे? उमा भारती के साथ आप कैंपेन करेंगे साथ में? उमा अपनी कैंपेन चलाएगी। नहीं, आप दोनों मिलकर एक प्लेटफॉर्म में बिहार में नहीं आएंगे ना? आ सकते हैं। आ सकते हैं। हाँ। जॉर्ज फर्नांडिस उमा भारती एक ही प्लेटफॉर्म पे बोलेंगे। अब उमा भारती और हम होंगे, अब बीजेपी के और कोई और हम, ये तो देखना है। नहीं, आपको अगर उमा भारती और जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार एक स्टेज में बिहार पे आएंगे कि नहीं आएंगे, उस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। पॉसिबिलिटी ये है कि अवॉइड करना चाहेंगे, उनका अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, आपकी अपनी है। नहीं, बात ऐसी है कि देखिए, चुनाव तो अभी होगा क्या ना होगा, ये भी एक सवाल है। क्यों चुनाव क्यों नहीं होगा? चुनाव नहीं हो सकता है अगर सुप्रीम कोर्ट अभी डिसोल्यूशन को इलीगल डिक्लेयर। जी हाँ, क्योंकि क्या किसको डिसॉल्व किया इन्होंने? जब थी नहीं तो डिसॉल्व क्या किया? जब नहीं हुई, जब असेंबली बैठी ही नहीं थी, एक भी मेंबर था ही नहीं, हाउस में कोई नहीं था, तो इन्होंने किसको डिसॉल्व किया? अगर सुप्रीम कोर्ट ये जो इन लोगों ने किया था वो गलत करके घोषित करता है, तो फिर दोबारा वही असेंबली रिवाइव हो जाएगी। हाँ। आपको लगता नहीं राजनीति गलत रास्ते में जा रही है? कंप्रोमाइजेस, कम्युनलिज्म, सेकुलरिज्म, क्रिमिनलाइजेशन, कंट्री डिवाइडेड ऑन दीस लाइंस। भविष्य देश का किस दिशा में जाएगा, इसकी भारी चिंता करने लायक ये बात है। पर आप तो कंप्रोमाइज करते चले जा रहे हैं ना। अब क्या करें? उम्र की वजह से, क्योंकि आप कितने 75 साल के या 57 साल के? उधर से इधर 57। वैसे हैं 75 के, तो कंप्रोमाइज इसलिए करना पड़ रहा है आपको थोड़ा सा। 47।
तो 47 कॉम्प्रोमाइज फिर भी कर रहे हैं आप? अब उसको कॉम्प्रोमाइज बोले या एडजस्टमेंट बोले? एडजस्टमेंट बोले। चलिए जाओ, एडजस्टमेंट के लिए जाने नहीं जाते थे आप कर रहे हैं, ये आपकी कंपल्शन है। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी आज की सीधी बात नए जॉर्ज से। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी एक और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।